जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा नवम का सामाजिक विज्ञान का एक पुस्तक है हमारे पास, भारत व समकालीन विश्व भाग पहला, उसका खंड दूसरा, चौथा अध्याय जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है वो है कि इसमें इस किताब में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के बारे में, जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासी और चरवाहा समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने के लिए उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। तो जीविका यानी जीवन चलाना, जीविका यानी जीवन चलाना, और आदिवासियों की किसकी, जीवन, वनवासी यानी आदिवासियों का दैनिक जीवन। आधुनिक विश्व का युद्ध उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर, बाजार और आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है, अर्थव्यवस्था का मतलब शहरी या औद्योगिक चीजें नहीं है, इनसे अलग भी जीवन है जहां छोटी मोटी अर्थव्यवस्थाएं या दैनिक कारणों के चीजें चलती रहती हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चराओं और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीजें बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में कहीं अटक कर रह गई। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उसके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं हो। आज हम इस बात को पढ़ेंगे कि उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें आज हम रहते हैं और गुजरे हुए जमाने के बचे कुचे लोग नहीं हैं। हम इस अध्याय में जंगलों के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विभिन्न समुदाय जंगलों का किस किस तरह से उपयोग करते हैं। यहाँ हमको ये पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों में जहाजरानी और रेलवे का कितना उदय हुआ, विस्तार से लकड़ी और अन्य वन्य उत्पादों के लिए जंगलों पर कितना दबाव पड़ गया। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जो जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति भी सामने आई। आधुनिक औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, वन्य जीवन प्रभावित हुआ। आधुनिक उद्योगों के कारण वन्य जीव प्रभावित हुआ। अब वन्य जीवन में क्या है, आदिवासी हैं, जंगल हैं, जंगल के तौर तरीके हैं, जंगल में जो लेन देन चलता है वो है, किस तरह से है जो नई पद्धति से जंगलों को बचाने का कार्य या संरक्षण, ये सारे उसी चीजों में आते हैं। और कुछ नए कानून भी बनाने पड़े, जंगलों के लिए कुछ नए कानून भी बनाने पड़े। जो नए नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को उनकी नीतियां बदलने के लिए बाध्य हुए होना पड़ा। इस अध्याय में हम इस बात का भी अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिणामों का क्या कारण इतिहास रहा।
तो इस तरह से आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। क्या पढ़ेंगे? वन्य समाज, वन्य समाज व उपनिवेशवाद। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने स्कूल और घरों के चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानो जो जंगल की है। इसमें किताब का कागज भी जंगल से आता है, मेज कुर्सियों के लिए दरवाजे और खिड़कियां, इसके लिए लकड़ी, जिस रंग के आपने कपड़े पहने जाते हैं, मसाले, हमारे खाने की पीने की चीजें, सेल फोन, रेत पर बीड़ियों के पत्ते, गोंद, शहद, काफी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज भी तो जंगल से आती हैं। अमेज़न और पश्चिमी घाट के जंगलों में एक ही टुकड़े के पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाएगी। यानी हमारे जीवन में जो हमारा दैनिक जीवन है, क्या है? दैनिक जीवन है, उसमें जंगल का महत्व है। क्या है? महत्व है, जंगल का महत्व है। दैनिक जीवन है, उसमें जंगल का महत्व है। यह विविधता तेजी से लुप्त हो जा रही है। औद्योगिकरण की दौर में 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्र का लगभग 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चराहों और ईंधन की लकड़ी के साफ कर दिया गया है। इन जंगल के दैनिक उपभोग की वजह से, जो दैनिक हम उपभोग कर रहे हैं, उस उपभोग की वजह से, क्या वजह से है, जो हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जंगल खत्म हो रहे हैं। इस दौर में 1700 ईस्वी से लेकर 1995 तक लगभग 139 लाख वर्ग हेक्टर या वर्ग किलोमीटर, क्या है? वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए। क्या हो गए? नष्ट हो गए। यानी लगभग पृथ्वी के 9.30% भाग, यानी पृथ्वी का लगभग 9.3% भाग नष्ट हो गया। क्या हो गया? भाग नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इस तरह से अगर इतने 200 सालों में, लगभग 200 सालों में अगर 9% चीजें हैं जो उस दौर में खत्म हो गई, तो वर्तमान युग में जो हमारा औद्योगिकरण, तो तीव्र औद्योगिकरण है, तो आने वाले कम सालों में ही इससे अधिक हैं जो पृथ्वी का पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब वनों का विनाश क्यों होता है? वनों के लुप्त होने के सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। क्या है? वन विनाश। वनों के जो लुप्त होने की प्रक्रिया है, उस लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन काल के दौरान इसमें कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। हम भारत के वन विनाश के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और ये वन विनाश का कारण है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिक
औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। भारत का वन विनाश है जो औद्योगिकरण का जो तरीका है। अब है जमीन की बेहतरी। जमीन किस तरह से बेहतर हो सकती है और बेहतर जमीन पर ही जंगल होते हैं। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। भारत में क्या है? भारत में 1600 ईस्वी तक 1600 ईस्वी तक जो भारत का कुल भाग था, क्या था? जो कुल भूभाग था, उसके छठे हिस्से पर, कितने? छठे हिस्से पर खेती होती थी। क्या होती थी? कृषि होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है और वर्तमान में 50% हो गया है। क्या हो गया है? वर्तमान में 50% हो गया है। क्या हो गया है? 50% हो गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। हुआ क्या था? हमारी जनसंख्या बढ़ी। क्या बढ़ी? जनसंख्या बढ़ी तो खाद्य मांग भी बढ़ी। क्या है? खाद्य मांग भी बढ़ी तो जंगलों का दायरा, जंगलों का आकार कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। खेती के लिए हमें जंगलों की भूमि को साफ करना पड़ा। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इनकी कई वजह थी। पहली वजह थी अंग्रेजों ने वैश्विक फसलों को है जो जैसे पटसन है, गन्ना है, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। और इसका कारण था औपनिवेशिक काल में है जो अंग्रेजों ने क्या? अंग्रेजों ने व्यवसायिक फसलें हुई। क्या हुई? फसलें शुरू की। पहले हमारी जो फसलें होती थी वो जीवन निर्वाह फसलें होती थी। जितना हमें जीवन के लिए पेट भरने के लिए चाहिए उतना ही है जो हम बोते थे, जिससे हमारा साल भर का जो काम निकल जाए, गुजारा हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ये व्यवसायिक फसलें वही जिससे उनकी फैक्ट्रियां चल सके, जिससे वो अन्य उत्पाद कर करके है जो बनाकर या उनको मार्केटिंग या दुनिया में बेच सके, जिसमें वो है जो पटसन से जूट उद्योग, गन्ने से शक्कर और खांडसारी उद्योग, गेहूं से है जो वो डबल रोटी या प्रसन बनाने थे, और कपास से सूती वस्त्र उद्योग के लिए उन्होंने और है जो इस चीजों को है जो बढ़ाया। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पाद के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए इसकी यूरोप में शहरीकरण हुआ। क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। और उस शहरीकरण की पूर्ति भारत से हुई। क्या हुई? भारत से हुई। क्या हुई? भारत से हुई। जब ये मांग की पूर्ति भारत से हुई तब है जो भारत में जंगलों को खत्म किया गया। जंगलों को है जो कई तरह से नष्ट होने के कगार पर हैं। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा।
औपनिवेशिक सरकारों ने जंगलों को अनुपयुक्त समझा। क्या समझा है? जो अनुपयुक्त या अनुत्पादक समझा। अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस वर्त कार्य के बियाबान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों को कैसे पैदा किया जा सकता है, इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 70 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। औपनिवेशिक सरकार ने 1880 से लेकर 1880 ईस्वी से है जो 1920 ईस्वी तक कितने 20 और 20 40 वर्षों में कितने 40 वर्षों में है जो 77 लाख हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई खेती की जमीन में। इसकी है जो लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। खेती के विस्तार को कम हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी, यानी बढ़ती हुई खेती। क्या है? बढ़ती हुई खेती विकास का सूचक है। क्या है? सूचक है, लेकिन इसके पीछे जंगल नष्ट होते हैं। क्या होते हैं? जंगल नष्ट भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। ये हमारे इस विकास के हैं जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये जो खेती की और इन खेती का ही तौर तरीका होना। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल नष्ट होने लगे। उसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आई और मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज नहीं बना सकते थे और इन जहाजों के बिना शाही सत्ता बचाई नहीं जा सकती थी। और 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे और एक दशक के भीतर ही बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। यानी 19वीं सदी की शुरुआत में 19वीं सदी की शुरू में ही है जो ब्रिटेन में है जो ओक की लकड़ी, किसी बलूत या ओक की लकड़ी कम हो गई। इससे जहाज बनते थे और जहाजों से नौसेना के जहाज बनते थे और जहाजों से ही शाही सत्ता बची रहती थी। तो उसके लिए उन्होंने है जो दूसरा विकल्प है जो हिंदुस्तान को चुना। क्या चुना? भारत के जंगलों से लकड़ियां जाने लगी। क्या जाने लगी? जंगलों से लकड़ियां जाने लगी। 1850 के दशक रेलों के लाइनों के प्रसार ने भारत के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। और 1850 के दशक में रेलों की जरूरत शुरू हुई और रेलों की शुरुआत से एक नई है जो व्यवस्था शुरू हुई। क्या हुई? व्यवस्था शुरू हुई। रेलों की वजह से सेना का आवागमन और नई रेल लाइनें बिछाने के लिए लकड़ी की जरूरत होने लगी। इंजन को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कम से कम 1760 से 2000 स्लीपों की जरूरत पड़ती थी। और ये स्लीपर यानी 1 मील लाइन के लिए 2000 स्लीपर
स्लीपर। जो रेल लाइन होती थी उस रेल लाइन के पहले इस तरह से लकड़ी के पट्टे नीचे बिछाए जाते थे, आजकल लोहे के होते हैं, पहले लकड़ी के चौड़े और मजबूत एक जैसे पट्टे बिछाए जाते थे। तो उन लकड़ी के पट्टों की स्लीपरों की जरूरत होती और ये स्लीपर लगते हैं जो उसी चीजों से, इस भारत के जंगलों से। भारत में रेल लाइनों का जाल 60 के दशक में तेजी से फैला और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा सकी और 1946 में इन रेल लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर हो गई। इन रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष लगभग 35,000 स्लीपरों के लिए पेड़ काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्राओं की पूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल गायब होने लगे। तो इस तरह से भारत में है जो रेल लाइनों के विकास के लिए, इसके लिए रेल विकास के लिए भी जंगल नष्ट हुए। क्या हुए? जंगल नष्ट हुए। तो इस तरह से भारत में ये सारी चीजें होती गई। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बागानों में किस तरह से उन लोगों ने काम चलाया। धन्यवाद।